नमस्कार दोस्तों। चाइना को एनिमी नंबर 1 डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। साथ में मोदी जी ने जिसको एनिमी नंबर 1 डिक्लेयर दुनिया करती है वहां पर हिंदी दिवस बना दिया, यानी कि चाइना में आकर हिंदी दिवस मनाया गया है हमारी एम्बेसी की तरफ से। वहां पर चाइनीज को, फॉरेनर्स को और भारतीयों को बुलाया गया। ये दिखा रहा हूं आपको न्यूज़। मोदी जी उल्टे काम करते हैं सारी दुनिया से। और दूसरी तरफ से आपको मालूम है कि चाइना को जैसे ही एनिमी नंबर 1 डिक्लेयर किया, इन्होंने भी हरकतें करनी शुरू कर दी साउथ चाइना सी में। मैंने पहले बोला था जैसे जैसे चाइना की हरकतें यानी कि इनकी इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जाएंगी। जो मैंने कल वीडियो बनाया था कि जैसे इन्होंने यूएफओ को डाउन किया है, कि इन्होंने वो बोला कि हमने यूएफओ को मार के गिराया है, कुछ और था, वो जाके वीडियो देख लेना। और मैंने उसमें बताया था आपको कि चाइना अब पंगे लेगा। अभी मैंने कल बोला है, ससुर जी ने सुन भी लिया, शी जिनपिंग ने वही काम किया। उन्होंने बोला, सुमित जैन ने बोला तो पंगा लेना पड़ेगा। उन्होंने साउथ चाइना सी से लेकर इजराइल तक और इजराइल से लेकर पैसिफिक ओशन में जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनसे पंगा लेना शुरू कर दिया। मुझे मालूम है कम्युनिस्ट कंट्री जो सोचती कैसे है, और मोदी जी उल्टा काम करते हैं। इन्हीं के घर में आकर हिंदी दिवस बना दिया, तभी बोलते हैं हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आज उनका बर्थडे भी है। दोस्तों आज प्लीज सनातनियों, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप सबसे, तुम नहीं आप, हैप्पी बर्थडे मोदी जी आज लिखना चाहिए, ताकि मोदी जी को पता लगे हम प्यार कितना करते हैं उनको नहीं करते, उनके काम को करते हैं। अब फोकस करते हैं कि अब आते हैं कि जब पूरा डायनामिक्स है पूरे दुनिया का, वो कैसे चल रहा है। 5 न्यूज हैं, अगेन गर्व से बता रहा हूं, इनमें से एक भी न्यूज हमारी मीडिया ने पिकअप नहीं करी। ये डिप्लोमेटिक जो जियोपॉलिटिकल चेस गेम चल रही है, इनको समझ नहीं आती, या समझना चाहते नहीं है, या दिखाना नहीं चाहते, मुझे आज तक समझ नहीं आया। पहले बताते हैं कि साउथ चाइना सी में, या जो ये चाइना है उसको डिक्लेयर किसने किया, एनिमी नंबर 1। और ये मास्टर प्लान पूरे दुनिया का एक्टिवेट हो गया है चाइना को डिप्लोमेटिकली बाहर निकालने का। अब दूसरी तरफ से उसके ऊपर बाद में आते हैं। एक न्यूज़ और दे दूं आपको। न्यूज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की को मिलने वाले हैं अगले हफ्ते। ये न्यूज़ भी बाहर आ गया कि ज़ेलेंस्की को मिलने वाले हैं, और वहाँ पे बोला जाएगा कि भैया यूएसए के ऊपर सैंक्शंस, रशिया के ऊपर सॉरी जो सैंक्शंस हैं उसे हम 1 हफ्ते के लिए डिले कर रहे हैं। तुमने बंदे का पुत्र बनना है, युद्ध को रोकना है तो बोलो, वरना युद्ध चल रहा है चलने दो। यानी कि अब यूरोप ने भी देखना शुरू कर दिया कि ट्रंप ज़ेलेंस्की को मिलकर इस युद्ध को रुकवाने के लिए कौन सा कदम उठाने वाले हैं। अगर तो यूक्रेन मान गया कि ठीक है मैं युद्ध को रोकता हूं, तो इमीडिएटली रशिया के ऊपर सैंक्शंस और बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि यूरोप नहीं चाहता कि युद्ध बंद हो। आप समझ सकते हैं, एक ऐसे बेवकूफ लोग हैं ये, जब से उनके पास इस्लामिक लोग आए हैं बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब यूरोप का बुरा हाल किया पड़ा है यूक्रेन के युद्ध में, लेकिन युद्ध को रुकवाना नहीं चाहते, क्योंकि जो ये मुसलमान लॉबी है उसको फायदा हो रहा है। एनीवेज उनको जाने दो, जो मरते हैं मरने दो यूरोपियंस को। वैसे भी इनके पास इतना इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए हैं, इन्होंने मरना ही है। अब ट्रंप जो है, ट्रंप तो चाहते हैं कि युद्ध किसी तरीके से रुके, पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों टेबल पर बैठे हैं, लेकिन यूरोपियन नेशंस वो नहीं चाहते। अब ट्रंप ने यूरोप को बोलना शुरू कर दिया, तुम जो रशिया का ऑयल खरीद रहे हो, कभी भारत से कभी खुद खरीद रहे हो, इसको बंद करो। जब तुम इसको बंद करोगे तो उसके बाद भारत भी बंद करेगा, क्योंकि जयशंकर जी ने ओपनली बोलना शुरू कर दिया इनको कि यह तुम हमें बोलते हो ऑयल बंद कराने के लिए, यूरोप तो बंद नहीं कर रहा। यहां तक कि यूक्रेन भी रशिया का तेल भारत के थ्रू वो खरीद रहा है। मैसेज क्लियर है, ना भारत यूरोप का बर्डन उठाने को तैयार है, ना अमेरिका। और रशिया को अगर युद्ध के लिए रुकवाना है तो यूरोप को पहले अपने तरीके चेंज करने पड़ेंगे, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब जो वेस्ट के जो एलाइज थे, जैसे यूके था, यूरोप था, ये स्टेन होते जा रहे हैं। ये अपने बर्डन को उठा नहीं सकते, और भारत अपने स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को लेकर आगे चल रहा है। अब आते हैं मेन न्यूज़ के ऊपर। ये साइड न्यूज़ देनी जरूरी थी कि कैसे अब मोदी जी ने इनको कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। अब जो सुई हमारे ऊपर थी, हमें तंज कसा जाता था कि आप फंड कर रहे हैं रशिया के वॉर को, वो चेंज हो गया। अब आते हैं एनिमी नंबर 1 चाइना। किसने डिक्लेयर किया, हैरानी होगी आपको। इजराइल ने बोला है कि चाइना इज अवर नंबर 1 एनिमी। उन्होंने चाइना को और कतर को, उन दोनों को बोला कि ये डिप्लोमेटिक स्टेज के ऊपर इजराइल के खिलाफ काम कर रहे हैं। और वो जो यूएस के जो डेलीगेशन आती हैं, है ना, जो डेलीगेशन अभी आई हुई है इजराइल के अंदर, वहां पर नेतन्याहू ने बोला है कि कतर और चाइना दोनों मिलकर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स कर रहे हैं इजराइल के ऊपर।
और यूज करते हैं वेस्ट का सोशल मीडिया। वही सोशल मीडिया जिसे नेपाल में बैन कर दिया गया था, अब उसी सोशल मीडिया को चाइना यूज कर रहा है, जिसने चाइना में बैन किया हुआ है, लेकिन इजराइल के अंदर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए जा रहे हैं एक पॉलिटिकल प्रेशर डालने के लिए। ये तो हो गया एक कंट्री। मैं 4 कंट्री और बताता हूं जिनके साथ अब चाइना ने, क्योंकि जैसे ही वो कटघरे में खड़ा होता है चाइना या इंटरनल दिक्कतों में घिरा होता है, वो पंगे लेना शुरू करता है। लेकिन भारत के लिए बड़ा क्रूशियल एक लेसन है। नेतन्याहू ने ओपनली चाइना का नाम लिया। भारत ने कभी भी चाइना का नाम नहीं लिया, क्योंकि चाइना के साथ हम अपने रिलेशंस को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन चाइना क्या कर रहा है? चाइना एक एक करके जो यूएसए के एलाइज थे उन्हें आइसोलेट करता जा रहा है, उन्हें जिसको बोलते हैं कि नाम खराब करना, वाला काम कर रहा है। और मिडल ईस्ट के अंदर जैसे जैसे ट्रंप या यूएसए अपनी स्पेस को खत्म करते जा रहे हैं, चाइना उस स्पेस को भरने की कोशिश कर रहा है। कतर, आपको मालूम है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, इनके साथ चाइना ने बहुत अच्छे अपने रिलेशंस बनाए हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस भी हैं, और अब तो अपने हथियार भी बेचने शुरू कर दिए। और हमारे लिए प्रॉब्लम भी है, हमारे रिलेशंस अरब नेशंस के साथ भी हैं, इजराइल के साथ भी हैं, और वहीं पर चाइना भी अपनी पकड़ बनाने के लिए तैयार हो रहा है। यानी कि हमारी बैलेंस्ड अप्रोच है, इनकी भी बैलेंस्ड अप्रोच। इन्होंने मोदी जी की पॉलिसीज को कॉपी करना शुरू कर दिया। कॉपी मास्टर तो चाइना शुरू से था। अब नेतन्याहू क्या कर रहे हैं? उन्होंने बोल दिया, नेतन्याहू ने, अब हम कतर को या चाइना को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। पहली बात ये, अब ये तो नहीं है कि जैसे कतर में बॉम्ब ब्लास्ट किया है तो चाइना में बॉम्ब ब्लास्ट होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो डिप्लोमेटिकली इनको आइसोलेट करने की कोशिश करेगा नेतन्याहू। नेतन्याहू किसका दोस्त है? डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप का नंबर 1 एनिमी कौन है? चाइना। यानी कि नेतन्याहू और ट्रंप दोनों मिलकर अब चाइना की वाट लगाने वाले हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने मोदी जी की पॉलिसी को भी कॉपी कर लिया। अगेन हैप्पी बर्थडे मोदी जी बोलना मत, क्यों बोल रहा हूँ? नेतन्याहू ने बोल दिया कि हमें शुरू से यूएसए के आर्म्स एंड एमुनिशन के ऊपर हम डिपेंडेंट रहे, लेकिन एनिमी हमारा चाइना है। चाइना और अमेरिका की दोनों की दुश्मनी है, उसके बीच में हम फंसते जा रहे हैं। अब हमें अपना डिफेंस कॉरिडोर खुद बनाना पड़ेगा। यानी कि मोदी जी की जो पॉलिसी थी डिफेंस में सेल्फ रिलायंट भारत, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, अब नेतन्याहू ने बोलना शुरू कर दिया हमें भी ये काम करना पड़ेगा। पता लग गया तेजस नेतन्याहू ने ही खरीद लिया, जो हमारा एमका का प्रोजेक्ट आने वाला है। ये तो हो गया इजराइल का, चाइना का स्यापा, अमेरिका का यूक्रेन, और यूरोप का रशिया। ये सारा मैंने कवर कर लिया। अब चाइना में प्रॉब्लम क्या है? मैंने पहले बोला आपको, जब चाइना में दिक्कत आती है तो वो बाहर प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू करता है। चाइना की दिक्कत है कि यहाँ पर जो शी जिनपिंग है उन्हें अब लोगों ने डिक्टेटर बोलना शुरू कर दिया। और चाइना के अंदर एक किताब थी, उस किताब को बैन कर दिया गया था। ये 4-5 साल पुरानी बात है। यहाँ पर एक एम्परर होते थे चोंगजन, वो एक डिक्टेटर था, वो डायनेस्टी था, वो लास्ट मिंग डायनेस्टी का रूलर था। उसके ऊपर बुक लिखी गई थी, और उसका जो तरीका था काम करने का और शी जिनपिंग का जो काम करने का तरीका है वो सेम है। इस बुक को बैन कर दिया गया था। अब मिस्टीरियसली कल ये बुक बिकनी शुरू हो गई चाइना के अंदर। और चाइना में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक चीज बिके जो कि सीसीपी के लार्जेस्ट बिगेस्ट लीडर के अगेंस्ट हो, और कोई रोके ना उसको, इसका मतलब है कोई ना कोई इंटरनल प्रॉब्लम आर्मी की आपस में या गवर्नमेंट के साथ कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर कंट्री के अंदर। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि अलाउ कर दिया जाए इस किताब के अंदर। अब चाइना में अगर ऐसे डिविजन्स हैं या ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसका मतलब है भारत के लिए भी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब जब चाइना के अंदर प्रॉब्लम आती है, वो बाहर एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स को वो खड़ा करता है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डोमेस्टिक प्रॉब्लम से। अब इसने एक प्रॉब्लम तो ये थी, दूसरी प्रॉब्लम एक और आ गई। यहाँ पे जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर ओपनली, मैं वो फोटोज दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत भयानक फोटोज हैं, यहाँ पर बोलना शुरू कर दिया कि भाई चाइना में डीएनए कलेक्शन किया जा रहा है मुसलमानों का, और वो डिसअपेयर होते जा रहे हैं एक एक कर। और जो ये डीएनए कलेक्ट किया जाता है, पर्टिकुलरली यंग लोग हैं उनका, ये लीक्ड डॉक्यूमेंट्स निकले यहाँ पर, उसके अंदर दिखाया गया कि जितने मुसलमान के एरियाज हैं वहाँ पर उनका डीएनए कलेक्ट होता है, और उसके बाद उनकी मेडिकल रिपोर्ट बनती है, उसके बाद उनके ब्लड कलेक्शन किए जाते हैं, बेशक वो 2 साल 3 साल का बच्चा है उनका भी, और उनका जो टेस्ट रिपोर्ट है उसके ऊपर लिखा जाता है डोनर। डोनर का मतलब है अब ये इनके ऑर्गन्स निकाले जाएंगे। ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं आपको कि चाइना ने बहुत ब्यूटीफुल फॉर्मूला निकाला है इस रेडिकलाइज्ड कम्युनिटी को सीधा करने के लिए। इनका डीएनए टेस्ट कर लिया, दुनिया में कहीं भी आपको
किडनी चाहिए, लीवर चाहिए, यहाँ तक कि लंग्स भी ये निकाल लेते हैं। एक यहाँ पर सर्वाइवर था चेंग पिमिंग, बहुत ही फेमस है उसका केस, आप जाकर नेट पे देख लेना। उसकी लंग्स भी निकाली गई, लीवर निकाली गई पार्शली, क्योंकि वो एक प्रैक्टिशनर था फाल्गुन गॉन्ग का, मुसलमान नहीं है, उसको नहीं छोड़ा। मुसलमानों के साथ क्या कुछ करते हैं वो आप इमेजिन कर भी नहीं सकते। ये हॉरिफाइंग टेस्टिमनी है कि कैसे सिस्टमेटिकली यहाँ पर ऑर्गन्स निकाले जाते हैं। दोस्तों, मोदी जी को या जो हमारी भारत की गवर्नमेंट है उसको तो कटघरे में स्विट्जरलैंड ने कर दिया रिसेंटली कि आप माइनॉरिटीज़ के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। चाइना के ऊपर नहीं बोलते। चाइना में जहाँ पर रोज़ इनकी किडनियाँ निकाली जाती हैं और इनको बोला जाता है जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारी अब जन्नत भी कैंसिल। तो ये भी सोशल मीडिया में अब स्प्रेड होना शुरू हो गया। जैसे ही ये दो चीज़ें आई हैं, इसका मतलब है कि जैसे ही चाइनीज़ गवर्नमेंट कटघरे में खड़ी होती है, ये पंगे खड़े करते हैं। इजराइल के साथ पंगा ले लिया। दूसरा इन्होंने किया, पैसिफिक ओशन के अंदर एक छोटी सी कंट्री है पलाऊ, उनका प्रेसिडेंट जो है उसने बोल दिया कि वो छोटा सा कंट्री है, 18,000 लोग हैं सिर्फ उसके अंदर, वी आर एट वॉर विद चाइना। भी चाइना उनसे मुझे लगता है कि 10 या 20,000 गुना से ज़्यादा, मुझे लगता है 1,00,000 गुना से भी ज़्यादा बड़ा कंट्री है। उसके साथ एक छोटा सा पलाऊ जैसा कंट्री वो चाइना के साथ पंगा ले रहा है और भारत को बोलता है कि मोदी जी इज माय फ्रेंड। आप समझ सकते हैं कि इतना छोटा कंट्री भी मानता है कि चाइना ने पंगा लेना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो चाइना की दादागिरी को सहन नहीं कर रहा। चाइना ने क्या किया? चाइना के जो विजिटर्स थे वो जाते थे वहां पर टूरिज्म के लिए। चाइना ने बैन कर दिया पलाऊ के अंदर जाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि पलाऊ ने ताइवान को बोला एक सेपरेट कंट्री है, हम ताइवान की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करते हैं। चाइना ने वही काम किया जैसे मोदी जी ने मालदीव्स के साथ किया था कि वहां पर पहले तो लोगों का जाना बंद कर दिया, और जो लोग जा रहे हैं चाइनीज वो वहां पर ड्रग्स लेके जा रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, और जो चाइनीज डेवलपर्स हैं वहां पर लैंड खरीदनी शुरू कर दी, जो उनकी मिलिट्री फैसिलिटीज हैं, वहां पर यूएसए का भी एक बेस है, वहां पर जमीन खरीदनी शुरू कर दी। वैसे ही जैसे भारत में ये ड्रग्स भेजते हैं, इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, अपोजिशन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जैसे राहुल गांधी को पैसे दिए जाते हैं, सूंघने के लिए सामान भी चाइना भेजता है राहुल गंदगी को, वैसे ही काम इन्होंने पलाऊ में करना शुरू कर दिया। और जो चाइना की स्ट्रेटजी थी वो क्या है? पहली बात तो यह है कि जो लोकल लीडरशिप है उसको अपने कब्जे में करो, उसके बाद जो उनकी एसेंशियल सर्विसेज का सामान है उसे बेचना बंद कर दो, फिर जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट के ऊपर उसको तोड़ना शुरू करो बाय सप्लाइंग ड्रग्स टू द सोसाइटी। वैसे जैसे म्यांमार से भारत में ड्रग्स आते हैं चाइनीज, वही काम पलाऊ में किया। सेम प्लेबुक है चाइना का कि वो ग्लोबली जहां पे भी जाएगा, बेशक वो भारत है, बेशक वो पलाऊ छोटा सा एक कंट्री है, आइलैंड कंट्री, स्ट्रैटेजी सेम है कि उस कंट्री को इतना ज़्यादा अपने डिपेंडेंट कर दो कि वो उठ ना सके। दोस्तों, अगर पलाऊ जैसी कंट्री को चाइना नहीं छोड़ रहा, जिसका कि आपको मैप के ऊपर पलाऊ शायद नाम भी पता नहीं होगा कि इसके नाम का एक आइलैंड है, आपको लगता है ये भारत को छोड़ देगा? यहाँ पर अभी तो दोस्तियाँ कर रहे हैं, हिंदी चीनी भाई भाई बड़ा चल रहा है चाइना में। यहाँ पे सोशल मीडिया गीत गा रहा है भारत की ग्रेटनेस के, जो कि 3-4 महीने पहले यहाँ पे बोलते थे गंदा कंट्री है, इनका खाना भी अच्छा नहीं है, लोग भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये था। अभी यहाँ पर आ रहा है कि भारत जैसा कंट्री नहीं है, फ्यूचर भारत का चाइना का इकट्ठे मिलकर हम तो दुनिया को अपने कदमों में ले आएंगे। यहाँ तक इनका नैरेटिव चेंज होता है, लेकिन कब तक? जब तक इनको फायदा मिल रहा है। जैसे ही इनका टाइम निकल जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप सीट से हट जाएंगे या उनकी जो स्ट्रैटेजी है चाइना के लिए चेंज होगी, चाइना के रुख फिर दोबारा से चेंज हो जाएगा, फिर दोबारा से अरुणाचल प्रदेश, राहुल गंदगी, ये दोबारा से काम शुरू हो जाएगा। अभी क्योंकि इनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, इन्होंने पैसिफिक में, साउथ चाइना सी में भी काम किया है। फिलीपींस की जो शिप्स आ रही थी वहाँ पर, उसके ऊपर इन्होंने वाटर कैनन से अटैक किया और उनके वेसल्स को डैमेज कर दिया, उनके क्रू मेंबर्स को इंजर किया है। और ये तब हो रहा है जब यहाँ पर जो आइलैंड्स हैं फिलीपींस के पास, वहाँ पर चाइना ने क्लेम करना शुरू कर दिया ये सारा एरिया मेरा है, और वहाँ पर भी एस्केलेशन शुरू हो गया है। टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है चाइना अपने आसपास। और अगर आपको याद होगा 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया था कि चाइना में इंटरनल प्रॉब्लम्स जो इंक्रीज हो रही हैं, ये साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम्स को इंक्रीज करेंगे, वही काम हुआ। मैं पैसिफिक का मैं सोच नहीं सकता था कि वहाँ पे जाकर भी ये पंगा लेंगे, वहाँ पर भी ले लिया पैसिफिक के अंदर और साउथ चाइना सी में। इट वॉज एक्सपेक्टेड कि दे आर गोइंग टू डाइवर्ट। भारत के बॉर्डर के ऊपर कोई एस्केलेशन नहीं किया है और ना ही करेंगे। ये चाइना का पैटर्न है दोस्तों। आपको कम्युनिज्म को समझना पड़ेगा। जब तक आप डेमोक्रेसी की चश्मे लगाकर आप कम्युनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे, नहीं चल सकता,
क्योंकि इनका डीएनए बहुत डिफरेंट है, इनकी सोच डिफरेंट है। ये काम करते हैं स्ट्रेटेजिकली, लंबी गेम खेलते हैं, 400 700 400 साल 500 साल लगे रहेंगे जब तक इनका जो मैटर है वो पूरा ना हो जाए। आपको लगेगा ये सारे सेपरेट सेपरेट इवेंट्स हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये चाइना की कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल स्ट्रेटजी है। मिडिल ईस्ट के अंदर उन्होंने पंगे लेने शुरू कर दिए, कतर के साथ हाथ जोड़ लिया। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि यूएसए की जो अलाइज है, जैसे कि इजराइल है, वहाँ पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लड़ना शुरू कर दिया। पैसिफिक ओशन है तो वहाँ पर इकोनॉमिकली उनको बिल्कुल अधीन कर दिया, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इंक्रीज कर दी ताकि वो डेमोक्रेटिक कंट्री वो डिस्टेबलाइज हो जाए। और डोमेस्टिकली यहाँ पर किडनियाँ निकाली जा रही हैं, और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका क्या हाल किया जा रहा है वो मैं बता नहीं सकता आपको। बस आप एंजॉय कीजिए सोच कर कि क्या करते होंगे उनके साथ। दोस्तों, ये रैंडम एग्रेशन नहीं है, सिस्टमेटिक वॉरफेयर है जो लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर को चैलेंज करता है। भारत इनका टारगेट था पहले, क्योंकि हमारा साइज है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, इकोनॉमिक पोटेंशियल है। चाइना हमें थ्रेट की तरह देखता था, अभी भी देखता है, लेकिन सामने दिखाते हैं तो सीधे में परापरा। लेकिन पीछे जो नफरत है वो छुपी हुई है, वो कभी जा नहीं सकती। लेकिन यह है कि अभी मौका है, उन्होंने भारत को बाप बना के रखा हुआ है, क्योंकि भारत ही इनको बचा सकता है। इसलिए मोदी जी बहुत स्लो स्टेप्स ले रहे हैं कि जब तक ये सीधा है हम भी सीधे हैं, जिस दिन ये टेढ़ा होगा हम उससे ज़्यादा टेढ़े हो जाएंगे। हमारे से ज़्यादा टेढ़ा भी चाइना को मिल नहीं सकता। इसलिए बोल रहा हूँ, जो भारत का जो रिस्पॉन्स है इस सारी सिचुएशन के अंदर वो ब्यूटीफुल है। हमने अपना मिलिट्री जो बिल्डअप है एलएसी से कम नहीं किया है। चाइना का स्ट्रक्चर को हमने डिसमेंटल करवा दिया हमने, लेकिन अपना मिलिट्री बिल्डअप को कम नहीं किया। इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ बढ़ाते जा रहे हैं, चाइना के साथ थोड़ा थोड़ा आगे चल रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन है तो हमने यूएसए के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, सबके साथ कर लिया पहले। उसके बाद चाइना के साथ भी हमने कर लिया कि जो तुम दे सकते हो दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी टर्म्स पर। ये जो अनकन्वेंशनल थ्रेट्स हैं उसका सॉल्यूशन भी मोदी जी ने अनकन्वेंशनल निकाला है चाइना का। लेकिन जगह अगर मेरे से पूछें आप, जो ऑर्गन्स निकालने का नेटवर्क है, क्रिमिनल सिंडिकेट को जैसे इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, अपने कंट्री में कंट्रोल्ड है, दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया हुआ है कि जाइए वहाँ जाकर गन डालिए। ऊपर से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की जो इनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, ये बताता है आपको कि ये सारा का सारा एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। 4-5 एंगल से चाइना अटैक करता है। और आगे जाके क्या होगा, आगे जाकर ये मिडिल ईस्ट के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि यूएसए जो स्पेस छोड़ रहा है उसको ये मैक्सिमम ये केक अपने हाथ में ले लें। मोदी जी जाते जब भी डालते हैं उनको अपने पास ले लेते हैं, ये पैसा फेंकते हैं। चाइनीज़ ने बहुत इन्वेस्टमेंट्स किया है वहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर, और आपको मालूम है मिडिल ईस्ट एक ऐसा बैटल ग्राउंड है जहाँ पर चाइना अपने हथियार बेचना चाहता है। अभी मिडिल ईस्ट वालों ने चाइना से अपने हथियार खरीदने शुरू नहीं किए, लेकिन जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं उसको देखते हुए ये हैवी डिस्काउंट्स देने को तैयार हैं, ये अपना सामान बेचने को तैयार हैं, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से वहाँ भारत का जो आईमैक प्रोजेक्ट चल रहा है वो रुक जाए। ये सारा कुछ जो बताया मैंने आपको, ये चाइना कर रहा है हमारी तरफ, और मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी चुपचाप हिंदी दिवस मनाते हैं चाइना के बैकग्राउंड में जाकर। ये है दोनों की अप्रोच में डिफरेंस। लेकिन इजराइल ने जैसे चाइना को नंबर 1 एनिमी बता दिया, इसका मतलब है अभी चाइना ने इजराइल ने किया है, इजराइल ने चाइना को नंबर 1 एनिमी बोल दिया। वैसे ही अब इसका रिपल इफेक्ट आएगा बाकी के कंट्रीज, जैसे फिलीपींस है या उसके आसपास की कंट्रीज है, पलाऊ ने बोल दिया। ये एक एक कर ये सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज अब इसे नंबर 1 एनिमी डिक्लेयर करते जा रहे हैं। वर्ल्ड चूज कर रहा है साइड्स कि उसको चाइना की तरफ जाना है, उसको अमेरिका की तरफ जाना है, उसको भारत की तरफ जाना है, और भारत अपनी ही धुन में चल रहा है कि हमें ऑटोनॉमी रखनी है। जिसने हमारे साथ आना है पार्टनरशिप करने के लिए आ जाइए, आपकी इंडिपेंडेंस आपके हाथ में रहेगी, हम आपको अपने अंडर नहीं करेंगे, फेस टू फेस बात करके सिस्टमेटिकली आपकी ग्रोथ भी कराएंगे, अपनी ग्रोथ भी कराएंगे। और ये जो इवेंट्स हैं मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, हर रोज कभी चाइना जीतता है, कभी अमेरिका, कभी भारत, कभी यूरोप, कभी रशिया। यही है जियो पॉलिटिक्स, कभी कोई जीतेगा कभी कोई हारेगा। और अगर कोई ये बोलता है कि भाई मैंने तो 10 साल पहले बोला था, देखो आज भी वही हो रहा है, 10 साल पहले बोला था आज वो हो गया है, कल को वैसा ही रहेगा, ये कोई क्लेम नहीं कर सकता। इसलिए अगर कोई बोलता है कि यार नरेटिव चेंज हो रहे हैं, नरेटिव चेंज नहीं हो रहा, न्यूज़ चेंज हो रही है हर रोज़। जैसे पलाऊ में अभी ये जो पैसिफिक ओशंस है वहाँ पर जाकर जो चाइना ने किया है,
अब आप बोलेंगे कि वहाँ पे तो मोदी जी ने अपना बड़ा दबदबा बना लिया था, अब मोदी हार गए। ये न्यूज़ है कि पलाऊ के अंदर चाइना ने अपना दबदबा इंक्रीज किया है और उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो मोदी जी के साथ हैं, हम मोदी के साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, चाइना के साथ नहीं। और यही स्ट्रेटेजिक एक्शंस है जो हर रोज़ चेंज होंगे, हर रोज़ न्यूज़ भी चेंज होगी, एनालिसिस वही रहेगी कि टारगेट एक ही है दुनिया का, वो है चाइना। और चाइना को टारगेट बनाने के लिए भारत का सहारा चाहिए सबको। ऐसे नहीं है कि यूरोप ने बोल दिया एफटीए साइन करने को तैयार है, यूके ने बोल दिया एफटीए साइन कर दिया, अमेरिका बोल रहा है ओ यार आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं लेने ना लो, एटलीस्ट छली ले लो, भुट्टा ले लो, दूध नहीं लेना मत लो, थोड़ा पनीर ही खरीद लो। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप का ये हालत हो गई है कि वो कहता है पनीर ले लो, भुट्टा ले लो, मतलब कि ऐसे रेडी लगा के खड़ा हुआ है कि ये कुछ तो ले लो। ये है भारत की पावर। और आज मोदी जी का जन्मदिन है। आज सल्यूट करता हूँ इस बंदे को, इस लीडर को, जिन्होंने हमारे जैसे मैनेजमेंट के लोगों की बुद्धि को भी चेंज कर दिया कि मैनेजमेंट हो तो ऐसे हो। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम एंड मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स टू मोदी जी।